सरकारी टेंडरों ने बनाए कई गैंगस्टर्स। देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और गैंगवार की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही उससे सामाजिक राजनीतिक दशा को प्रभावित करने वाली भी रही है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में कई लाख करोड़ के सरकारी ठेके से होने वाली बड़ी कमाई है। उन पर गैंगस्टर कब्जा करने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते हैं तो कभी वे पुलिस एनकाउंटर के शिकार हो जाते हैं। बाहुबली, दबंग, माफिया, डॉन, शूटर आदि नामों से कुख्यात गैंगस्टर की शब्दावलियां उन 70 के दशक से चर्चा में आने लगी थीं। वे सरकारी महकमे को अपनी दबंगई से कुचलने के अलावा राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हैं और सामाजिक रुतबा हासिल कर जनता के दिलो दिमाग पर भी राज करने लगते हैं। गैंगस्टर बनने की मुख्य वजहें प्रदेश में सरकारी ठेके और जमीन जायदाद पर कब्जा है। जमीन सेटलमेंट की जब बात आती है तब गैंगस्टर सरकारी सिस्टम पर अपनी धाक बनाए रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। इस बीच जो भी आड़े आता है उसे किसी भी कीमत पर हटा देते हैं। प्रदेश में विकास के लिए सरकारी ठेके को हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता रहती है। जिनके पास जितने ज्यादा ठेके होते हैं और जो ज्यादा अपराध करता है वह उतना बड़ा गैंगस्टर कहलाता है। सड़क बनाने से लेकर बालू निकालने तक या मछली पालने से लेकर रेलवे स्क्रैप तक हर काम के लिए सरकारी ठेका जारी होता है। इनकी धनराशि हर साल बढ़ती जाती है। देश में 2020-21 में सरकारों ने कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के काम के लिए ई टेंडर जारी किए थे, जिनमें 22% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में थे। यूपी के लिए 4 लाख करोड़ रुपए। यही सारे ठेके बाहुबली की ताकत तय करते हैं जो उनकी मर्जी से खुलते हैं। हर बाहुबली या कहें माफिया डॉन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी ठेके उसे और उसके चहेतों को मिलें। उनके दबदबे के आगे सरकारी कर्मचारी नतमस्तक हो जाते हैं, कुछ भय से तो कुछ बदले में भ्रष्टाचार की रकम लेकर। इन दिनों वही ठेके ऑनलाइन तो हो गए मगर सरकारें इनको अपराधियों और गैंगस्टर से मुक्त नहीं कर पाईं। उल्लेखनीय है कि विकास के लिए देश में किया जाने वाला हर काम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निजी कंपनियों को ठेका देकर किया जाता है। चाहे जैसा भी काम छोटा या बड़ा हो, उसके लिए उस क्षेत्र से संबंधित कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। बाहुबलियों का मानना है कि एक बार ठेका हाथ में आने के बाद सरकारी खजाने से पैसे पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। इस पर वे नामात्र का खर्च करते हैं। ये कहें कि 95% पैसा हड़प लेते हैं। पहले चुनाव में बाहुबल के इस्तेमाल के बदले अपराधियों को नेता इनाम के तौर पर सरकारी ठेके दिलवाते थे। सरकारी ठेकों से होने वाली कमाई का हिस्सा उन्हें भी मिलता था। बाद में वही बाहुबली खुद राजनेता बनने लगे। उन्होंने इसे आय का मुख्य जरिया बना लिया। उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी आया था जब ठेकेदार और अपराधी एक दूसरे के पर्याय बन गए। उन्होंने ठेकों के हिसाब से खुद के या अपने करीबियों के नाम पर कंपनियां बना ली। सरकारी दफ्तरों में मिलीभगत बढ़ा ली ताकि पहले से टेंडर के जारी होने से लेकर उसके लिए जरूरी शर्तों की जानकारी हासिल करते रहें। फिर शुरू हो जाता है बाकी कंपनियों को डरा धमका कर टेंडर भरने से रोकना। इस क्रम में बाहुबली टेंडर खुलने के समय दबंगई से अधिकारियों को धमका कर अपनी ही कंपनी के नाम पर टेंडर खुलवाने का दबाव बनाते हैं। माना गया था कि टेंडर से ठेकों पर अपराधियों का प्रभाव कम हो जाएगा और वह अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। पहले टेंडर भरने के लिए सरकारी दफ्तर में लोग जाते थे। उन्हें रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। खून खराबा होता था। अब ऐसा नहीं होता है। वे कहीं से भी उसे ऑनलाइन भर लेते हैं, जिसमें उनकी मदद सरकारी दफ्तर वाले करते हैं। किंतु बाहुबलियों का सामना फील्ड में तब होता है जब किसी का टेंडर पास हो जाता है। अपराधी यही इंतजार करते और आने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों का अपहरण, मारपीट और फिरौती के तौर पर ठेके की रकम का कुछ परसेंटेज लेना शुरू कर देते हैं। बाहुबलियों के आतंक का यह बदला हुआ रूप है। उनका आतंक अब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपने इलाके में अपनी कंपनी का ऑनलाइन टेंडर भरवाने और हासिल करने में सफल होते हैं, या फिर टेंडर भरने वाली हर कंपनी को भी यह मालूम है कि काम मिलने की स्थिति में उन्हें बाहुबली को चुपचाप उसका परसेंटेज देना होगा। हैरान कर देने वाली बात यह है, आज यूपी में सख्त फैसला लेने वाले जिस सीएम योगी की चर्चा होती है, 1970 के दशक में उनके शहर गोरखपुर में ही ठेके को लेकर फैसले लिए जाते थे। वहीं जमीन विवाद सुलझाने से लेकर ठेके तक की चर्चा होती थी। उन्हें नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था, जिस वजह से स्थानीय पुलिस और प्रशासन चुप रहता था। ये तब की बात है जब पूरा देश जेपी आंदोलन में युवा सक्रिय थे। इस दौर में राजनेताओं को युवाओं की ताकत का एहसास हुआ था। विश्वविद्यालयों में राजनीति की शुरुआत हो गई थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में जाति का प्रभाव अधिक होने के कारण ब्राह्मण और ठाकुर के खेमे आमने सामने बने रहते थे। उस दौर में ब्राह्मण खेमे के अगुवा हरिशंकर तिवारी और ठाकुर खेमे के नेता रविंद्र सिंह होते थे। उन्हें केंद्र में बैठे नेताओं की शह मिली हुई थी। हरिशंकर तिवारी खुद को ब्राह्मणों का नेता कहते थे, जबकि रविंद्र सिंह जनता पार्टी के टिकट पर 1978 में विधायक बन गए थे। उनकी कुछ ही समय बाद ही 35 वर्ष की उम्र में हत्या हो गई थी। उस दौर में केंद्र में रेल मंत्री अक्सर उत्तर प्रदेश से ही होते थे।
इन नेताओं ने अपने चहेते छात्र नेताओं को इनाम के तौर पर रेलवे स्क्रैप के ठेके दिलाने शुरू कर दिए थे। ये रेलवे स्क्रैप के ठेके धीरे धीरे बाहुबलियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए थे। गोरखपुर और आसपास के इलाके में 1970 से 80 के दशक में गैंगवार रोज की बात हो गई थी। रविंद्र सिंह के हत्यारों में गाजीपुर के एक तिवारी का नाम आया था। इसके बाद गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर गैंग बिल्कुल आमने सामने आ गए। ठाकुरों ने वीरेंद्र प्रताप शाही को नेता बना लिया था। 1980 के दशक की बात है जब वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव प्रचार पर निकले थे। बताते हैं कि इस दौरान वह खुली जीप पर जिंदा शेर लेकर चलते थे। उनका चुनाव चिन्ह भी शेर ही था। रविंद्र सिंह के खास रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुर खेमे ने अपना नेता मान लिया था। उन्हें शेर पूर्वांचल तक कहा जाता था। उस दौर में आए दिन सड़कों पर गोलियां और बम चलते थे। इन गैंगवारों की वजह से ही गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा था। उस दौर में BBC रेडियो पर भी गोरखपुर के इन खूनी किस्सों का प्रसारण होता था। रोज क्राइम की एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।